ये है 100.7 मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। आज आप एक बार फिर हैं विजय अकेला के साथ, और विजय अकेला है अपने देश के उस अजीम शख्सियत के साथ कि जिनके बिना हमारा कोई भी दिन नहीं गुजरता, हमारा कोई भी पल नहीं गुजरता। और ये बात कोई आज की नहीं है, बल्कि अब तो समझिए 75 सालों से ये हाल है हमारा आपका। हम संगीत के शैदाइयों का, हम गीत के शैदाइयों का, हमें इनकी एक आदत सी हो गई है। अगर कोई पल इनके बगैर गुजरे तो वो कहते हैं ना कि दिल की राह से होकर खुशी नहीं गुजरी वाली बात हो जाती है। शख्सियत ने अपना फन और अपनी जिंदगी दोनों को एक दूसरे का ऐसा पूरक बना दिया है कि हर इंसान, हर आर्टिस्ट जो भी इनसे मिलता है वो कुछ न कुछ सीख ले ही लेता है, अपनी जिंदगी संवार ही लेता है। आइए राज फाश करते हैं। आप हैं 83 इयर्स ओल्ड या 83 इयर्स यंग पर्सनालिटी आशा भोसले जी। सुनने वालों, भारतवर्ष की इस बेमिसाल गायिका, मेलोडी क्वीन, जो हर तरह से इंटरनेशनल स्टार भी हैं, आशा भोसले जी का आइए हम और आप स्वागत करें। आशा जी, विजय अकेला आपको FM गोल्ड के इस स्टूडियो में आपका इस्तकबाल करता है। कैसी हैं आप? नमस्कार आकाशवाणी के सुनने वालों को और अकेला जी। जी, अभी दुकेला हैं इस समय। मैं आपको भी नमस्कार करती हूँ जी, स्वागत करती हूँ। आकाशवाणी एक ऐसा नाम है जो बचपन से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जी जी। जब छोटे थे हम लोग और जब रेडियो चालू हुआ था, वो जमाना अंग्रेजों का था जी, और उस समय छोटे छोटे रेडियो सबके घर में होते थे। रिकॉर्ड्स तो कम होते थे, बहुत बड़े लोगों के पास होते थे, लेकिन रेडियो सबके पास बहुत छोटे छोटे होते थे जी। लेकिन शाम होती थी और हम कुछ भी काम हो छोड़ के, दौड़ना हो, सब छोड़ के जाके गाना सुनते थे। और हेमंत कुमार, जगमोहन, वाह वाह, और पंकज मलिक, नूरजहान, पता नहीं अभी ये तो लोग याद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैं तब से हेमंत जी की बिल्कुल जबरदस्त फैन कि मेरे बेटे का नाम भी हेमंत रखा मैंने। तो उनका गाना बताती हूँ आपको, बहुत चलता था उस वक्त। आंचल से क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार। वाह, ये गाना तब मैं सुना करती थी और मैं बिल्कुल उनके प्यार में थी, छोटी सी थी प्यार में, कि कभी हेमंत कुमार जी का आवाज में सुनती हूँ। वाह, ये आकाशवाणी नहीं होती विजय जी तो कभी दुनिया को पता नहीं लगता कि कौन सिंगर अच्छा है, कौन सिंगर बढ़िया है और किसके गाने अच्छे हैं, कौन म्यूजिक डायरेक्टर है। मतलब म्यूजिक किसी को पता ही नहीं लगता। ये पूरा काम जो है हमारी आकाशवाणी ने चालू किया। क्या बात है। उस आकाशवाणी पे गाने आते थे, उससे लोगों को पता लगता था कि ये सिंगर बढ़िया है या कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे, सब। या सिर्फ प्लेबैक सिंगर ही नहीं, क्लासिकल सिंगर, उनके शो होते थे यहाँ पर। एक एक घंटा रात को वो लोग गाते थे। बड़े गुलाम अली हो, आमिर खान साहब हो, और ये सब गाते थे और लोग सुनते थे। तो ये आकाशवाणी हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आशा जी, हम तो आपसे पूछने ही वाले थे कि कैसा मिजाज है आपका। आपका मिजाज तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप, क्या खुशी है, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं हमारे स्टूडियो में। मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरा पहला जो कदम था गाने की तरफ जाने का जी, वो रेडियो में हुआ। रेडियो में मुझे बुलाया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जाओ, पास हो गई तो घर आना, नहीं तो आना ही नहीं घर। और मैं डरते डरते कांपते कांपते मैंने जाके अपने पिताजी के गाने गाए। वो गाने क्लासिकल ढंग के गाने। तो तब दिनकर अमेम्बल करके उनके स्टेशन डायरेक्टर थे, आज से 60 साल हो गए। वो आए, उन्होंने गाना सुना और कहा, अरे ये दीना की लड़की है। मतलब मेरे पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर। तो उन्होंने मेरे को ज्यादा सुना ही नहीं, मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, इस महीने में वो शो देते हैं ना, सुबह 7 बजे आके गाओ, दोपहर को 2 बजे गाओ, रात को कुछ 4 बजे गाओ, ऐसे शो दे दिए। और मैं कांपते कांपते घर गई कि मैं कहीं गाऊंगी कैसे, छोटी थी। और रेडियो का जो सब लाइट लगता था, लाल लाइट जी, कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मतलब लाइव। तो वो लाइट देखते ही तो पसीने पसीने हो जाता इंसान जी। लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, यहाँ तक लाना था। पिताजी का आशीर्वाद, मंगेश शिव का आशीर्वाद है कि आज मैं उसी आकाशवाणी में बैठी हूँ। तब मैं 14-15 की थी, आज मैं 83 हूँ, कंप्लीट किया 83 साल की यंग लेडी। यस, इसको उल्टा कर दीजिए, 38 बना दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल।
अभी भी मैं गा रही हूँ, स्टेज पे जाती हूँ, 3 घंटे खड़े होकर गाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ। आपने पिछले हफ्ते पूना में एक शो किया, बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। आशा जी, अगर आप इजाजत दें तो हम एक गीत बजाएं, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से? कोई सीख के नहीं आता, मेरा खाली भगवान ही देता है उसको। जी वाह, क्या बात है। आशा जी, क्या क्या याद आ रहा है इस गीत को सुन के? वैसे गीत मैंने गाया था कश्मीर की कली के लिए, और पहली पिक्चर थी शर्मिला टैगोर जी की, और ओपी नायर साहब का म्यूजिक था जी, शम्मी भैया थे जी। गाना बहुत ही खूबसूरत है ये जी, पहाड़ी है जी, बहुत अच्छा किया हुआ गाना है। और इसमें गाने का काफी क्या बोलते मौका था जी, हरकत लेने का जी, जो कि हम लेते थे। हाँ, देखिए आपने हमारे सामने एक चीज रख दी जी, अब उसको और खूबसूरत बनाना यह आर्टिस्ट का काम होता जी। तो गाना तो रख दिया सामने, अब रफी साहब ने भी गाया, हमने भी गाया, तो गाने का जो ढंग है उसको किस तरह लेना आना चाहिए वो इसमें पता लगता है। देखिए, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, अब ऐसा सीधा सीधा रफी साहब गा रहे थे जी, तो मैंने बोला ऐसे नहीं, अगर ऐसे गाए तो इशारों इशारों में दिल लेने, इशारों इशारों, हरकत दे दे के उसको ऊपर ले जाना। क्या बात है, तो ये आर्टिस्ट का काम क्या था। बात है। तो ये हमने काम किया। मैं जब गाना सुनती हूँ तो वो वक्त वो सामने रिकॉर्डिंग थिएटर सब आ जाता है, और क्या क्या हुआ था वो याद आता है जी, तो रफी साहब बड़े चिढ़ जाते थे ये हरकत क्यों लेती है ज्यादा। हाँ। मैंने कहा क्या करे, भगवान ने डाली है गले में तो आ रही है, हाँ। और दिमाग में भी आ रही है जी, जी, दिमाग भी होना चाहिए कि हरकत कहाँ लेना उसके। असल में देखा जाए तो इससे पहले मैंने जो गाने गाए थे जी, वो भी बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर श्री रामचंद्र अन्ना बोलते थे जी, उनके भी गाए थे। और जैसे बहुत म्यूजिक डायरेक्टर उन लोगों के साथ गाने गाए थे, अलग अलग ढंग के गाने। तो मुझे जब आप कोई पूछता है कि आपको वो वक्त याद आता है तो आपको कौन म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है जी, ऐसे अगर देखा जाए तो मुझे पहला म्यूजिक डायरेक्टर याद आता है मदन मोहन जी। क्या बात है, वाह, कि जिसको लैंग्वेज की तमीज जी, उर्दू आना, उर्दू जिसको आता हो वो बोल भी अच्छे लेते हैं जी। फिर वो ऐसे आदमी को साथ में रखते जिसको बहुत अच्छी उर्दू हो। क्या बात, साहिर साहब हुए या राजेंद्र कृष्ण यस, और राजा मेहंदी अली जी, मजरू साहब, बहुत अच्छे अच्छे लोग साथ में रहते थे। तो उनके गाने का स्टाइल, सिखाने का स्टाइल, और वो उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे। आपको बताओ, मैं जाती थी, बेटे गाना गाओ, ये ऐसा होता था, बेटे खाना खा के फिर गाना गाओ, इस तरह म्यूजिक डायरेक्टर थे। दीदी को भी बेटे बुलाते थे, बेटे गाना गाओ, तो ऐसे जी जी। इतने बड़े नहीं थे हमसे, बड़े तो थे उम्र में लेकिन इतने बड़े नहीं थे, लेकिन वो बेटे बुलाते थे। तो इससे पता लगता है इंसान के मन का कि वो कैसे देखता है। क्या बात है ना, बात है। देखिए, हम पूछने ही वाले थे आपसे कि उस जमाने में कैसे गाने बनते थे, और आपने बिना पूछे मेरे मन की बात जान ली। आशा जी, आप सन 43 से 1943 से प्लेबैक सिंगिंग कर रही हैं जी, 73 साल से बदस्तूर कंटिन्यूअसली गायकी, इतनी सदियां बीत गई, कितने जमाने गुजर गए, आप तो जस की तस हैं, कुछ बोलिए आप। क्या बोलूं मैं, जब पहला गाना गाया था तो डर डर के गाया था, बच्चे का गाना था, पहला रिकॉर्डिंग, और बड़े बड़े थिएटर जो जहाँ शूटिंग होता है जी, उनमें गाना रिकॉर्ड होता था। बॉम्बे में आने के बाद भी गाने वैसे ही रिकॉर्ड होते थे, बड़ा स्टूडियो है, वहाँ सेट लगा हुआ है, और उस सेट में खड़े होके गाना गाना, कभी पेड़ है, कभी मंदिर है, कभी तालाब बना हुआ है, छोटा सा गंदा सा छोटा सा तालाब को बड़ा दिखाते थे। तो ऐसी ऐसी जगह खड़े होके गाना गाते थे, पूरी रात गाना चलता था, पूरे दिन गाना चलता था। एक ही मन में था कि जो इंसान मेहनत करेगा जी, उसी को भगवान यश भी देगा। क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत मेहनत करने के बाद भी यश नहीं मिलता है जी, वो तकदीर की बात मैं मानती हूँ, ईश्वर का हाथ नहीं हो तो ये होता है। ये नहीं है कि किसी एक को बहुत नाम मिला तो उसको सब कुछ आता है और बाकी लोगों को आता नहीं, ऐसा नहीं जी। भगवान की उसके ऊपर मेहर होती है, नजर होती है, पर मेहनत करना ये अपना फर्ज होता है। आइए आशा जी, अब एक और गीत आपका मोहम्मद रफी साहब के साथ ही प्ले करते हैं। मोहम्मद रफी साहब के फैन है क्या? क्यों नहीं होंगे, उस जमाने के सारे सिंगर्स, चाहे वो लता जी हों, रफी हों, मन्ना डे साहब हों, मुकेश जी हों, हम सबके शहदाई हैं FM गोल्ड सबका शहदाई है।
तो अगला गीत हम जो प्ले कर रहे हैं वो काला पानी से है। अच्छा जी मैं हारी। उसमें रफी साहब मुझसे बहुत चिढ़ गए थे। वाकई इतने चिढ़ गए थे कि वे 2 दिन तक बात नहीं कर रहे थे दूसरे रिकॉर्डिंग में कि अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। बोलों का पहला हिसाब देखना चाहिए गाने वाले को कि ये बोल क्या चाहते हैं जी, बोल हमसे क्या चाहते हैं। क्या बात है। हाँ, तो अगर मैं बोलती कि अच्छा जी मैं हारी, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, बच्चा भी गाता है जी। 5 साल के बच्चे भी ऐसे गाते हैं। तो प्लेबैक सिंगर बनने का मतलब क्या हुआ, इतने साल ठहरने का मतलब क्या हुआ। उन बोलों को क्या चाहिए था कि रफी साहब साथ सीधा सीधा गा रहे थे जी फाइनल रिकॉर्डिंग में मैंने जैसे बोला, उन्होंने टेक जी फाइनल टेक शुरू हुआ तो मैंने मजा किया कि अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, जैसे मनाने की मैंने वो जो हरकत की, रफी साहब एकदम चिढ़ गए, देखिए सबकी यारी मेरा दिल रफी साहब बहुत चिढ़ गए थे। आप रिकॉर्ड सुनिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये गाना जब भी आता है तो मुझे रफी साहब का चेहरा और अंदर से देवानंद जी जो खड़े होके जी, नाचे जी, थे, जी, हाँ। खुश हो गए थे, तो वो ये सब याद और आता है। कैसी अदायगी आपकी है, जैसे मधुबाला पे ये गीत पिक्चराइज हुआ है और आपने जो उस फिल्म का सिचुएशन है, उस घड़ी का जो सिचुएशन है, उसको आपने पूरी तरह से अपनी गायकी के जरिए दर्शा दिया है। जी आशा जी, मैं एक बार फिर से कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, बदलाव के बिना तो दुनिया का काम चलता नहीं है। दुनिया तो बदलती रहती है और बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी हार जाती है मानो और दुनिया जीत जाती है। मगर सवाल ये है कि आपने वो कौन सी शैली अख्तियार की हुई है, आपके जीने का राज क्या है, क्या रूटीन है आपका, कैसे रोजो शब गुजारती हैं आपके सामने दुनिया का नहीं चलता। असल में देखा जाए तो पिताजी जब गुजर गए जी 42, उसके बाद टाइम थोड़ा खराब आया। काम करने की आदत थी, शायद मेरे अंदर ही है वो कि काम करते रहो, सफाई होनी चाहिए। वर्गो हूँ जी वर्गो को बहुत सफाई की जरूरत होती है। 8 सितंबर जी हाँ, और मेष राशि है मेरी, तो ये है कि मेष जो होता है ना धड़क मारता है। जी मेष समझते हैं आप, जी बकरा, जी जी वो इधर उधर देखता नहीं, धड़क मारता है, वो मेरे में है। प्लस तो क्या होता है कि काम करना मीन्स पूरा जोर लगा के वो काम करना। एक बात बताती हूँ, मेरी एक ऐसी आदत है, मेरे लड़के ने मुझे एक दिन पूछा था कि माँ मैं ये बिजनेस करने जा रहा हूँ, खर्चा इतना है, करें कि नहीं करें। जी तो मैंने उससे कहा था बेटा एक याद रखना है, छलांग नहीं मारोगे तो तुम्हें कभी भी जमीन नहीं मिलेगी। तुम यहीं खड़े रह जाओगे और सोचते रह जाओगे कि मैं ये पानी पार करूं कि नहीं करूं, या डूब जाओगे या उस तरफ जाओगे। सोच लो कि मैंने डूबना है या जीतना है। जीतूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा, मर गया तो मर गया। ये सोच के चलना चाहिए। एक बात बताती हूँ लाइफ में जो मेरे अपनी दिमाग में रहती है, हमारे बड़े राइटर उन्होंने लिखी थी, जब तक जीने में मजा है तब तक मरने में मजा है। वाह 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 वाह, वो मजा भगवान मुझे दे, जब तक जी रही हूँ तभी ले रही। क्यों मेरी इच्छा यही है कि मैं गा रही हूँ और जाऊं। क्यों, मजा उसी में है। मजा उसमें नहीं है कि लोग देख रहे, अरे गिर गए, अरे ढल गए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और मुझे कभी ना ये नहीं अच्छा लगता कोई मेरे ऊपर तरस खाए। मुझे तरस बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा किचन में जाके काम करना, बाहर आके काम करना, रिकॉर्डिंग में जाना, बच्चों की सुनना, उनको देखना, हस्बैंड की सुनना, सास है, नंदे हैं, देवर हैं, सब भरा पड़ा घर, लेकिन उसमें से सबसे प्यार से चलना, पर अपना काम करते रहना, प्यार से चलना, किसी को कुछ कहना नहीं। सबसे बड़ी बात होती है, मैं आपको बताती हूँ विजय जी, जिससे आदमी सुखी हो सकता है वो है जवाबदारी मत, उसको बढ़ावा मत दो बात करने का। अगर आपने कहा क्यों तो बोलना शुरू हो जाएगा, सवाल ही नहीं करो, तो एनर्जी मत दो। ओ, तो ये मूल मंत्र है। हाँ, ये एनर्जी जो हम देते हैं दूसरे को बोल के, वो एनर्जी नहीं दी तो घर शांत चल। अब सपोज मुझे किसी ने कहा कि ये आपने गलत किया, मैंने कहा हाँ जी वाकई गलत हो गया, चले जाओ जी, बात खत्म। मैंने गलत नहीं किया बोला तो बोलेगा हाँ किया, तो चलती जाएगी बात। तो लाइफ में एनर्जी मत दो किसी को, अपने काम में एनर्जी डालो। आशा जी, मैं आपकी जिंदगी से इतना इंस्पायर होता रहता हूँ कि मैंने कोई और दूसरी लेडी नहीं देखी है जिनसे मैं इतना ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। जब बाहर निकलो तो हमेशा प्रेजेंटेबल निकलो। वाह। मैं ये नहीं कहती हूँ फटा हुआ कपड़ा हो, लेकिन मैचिंग हो,
बाल ठीक हो, एटीट्यूड हो। हाँ, आप चलो तो लोग कह के हाँ कोई साफ सुथरा इंसान आ रहा है, ऐसा नहीं लगे कि अरे क्या बंठन के कितना ऊंचा करके आ रहे, या ये भी नहीं लगे कि पता नहीं कोई भिखारा नहीं। तो अपने आप को ऐसा रखो कि लोगों के सामने जाते समय आपको लोग देख के खुश हों। जी आशा जी, आपने मुझसे कहा था कि मैं सवालों का सिलसिला जरा नया रखूं। मैं उसी कोशिश में मुब्तला हूं और आपके हजारों नगमों में से कोशिश कर रहा हूं एक एक नगमा किस तरह बजाऊं, मगर खौफ में हूं कि इस डोर को पकड़ता हूं तो वो डोर छूट जाती है। मेरी बड़बड़ से तो नहीं? नहीं, आप तो इतने अच्छे अच्छे राज फाश कर रही हैं, इतनी छुपे छुपे राज फाश कर रही हैं कि हम क्या कहें। आशा जी, आप कभी पैडर रोड पे रहा करती थी, बरसों बरस निकाले आपने वहाँ। अब 3-4 सालों से प्रभु कुंज की जगह आप कासा ग्रांडे परेल में रह रही हैं। जी। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके दोनों निवास स्थल पे गया हूँ। सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस पैडर रोड और इस परेल वाली आशा भोसले में क्या फर्क है? आशा भोसले जब बोरीवली में रहती थी, दादर में रहती थी जी, और आशा भोसले में कोई फर्क नहीं आया, ना खाने पीने में, ना पहनने में, ना ही बातचीत में, ना ही गाने में। गाना अच्छा करने की कोशिश की, संसार बढ़ता गया, बच्चे बड़े हो गए तो घर चेंज करने पड़े, वरना वही रहती जी। मुझे इन चीज़ों से कोई प्यार नहीं है, मैं मटेरियल चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मुझे चाहिए, इंसान को एक रूम की ज़रूरत होती है जिसमें एक टीवी हो, एक रेडियो हो, एक बाथरूम हो जी, पलंग हो। उस इंसान को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक खाना बनाने का घर हो। तो मैं ऐसी औरत हूँ, मुझे जहाँ आप रखे, महलों में रखिए चाहे कहीं पर, मैं सब जगह पे खुश रहती, क्योंकि इंसान जो सपनों पे जीता है उसको कोई भी जगह चलती। मैं सपने में जीने वाली औरत हूँ। मैं हर में बैठी हूँ, मैं अपने सपनों में रहती हूँ, अपने ख्वाब में रहती हूँ। कोई भी ख्वाब मेरे को चलता है उसी में मैं बहती जाती हूँ। कैसे निकल गया दिन मुझे पता नहीं लगता। फिर मैं खुद ही सोचती और हंसती हूँ, पागल नहीं हूँ मैं, कितनी देर से क्या सोच रही हूँ। ये ऐसा भी होता है। ऐसा तो हर क्रिएटिव इंसान के साथ होता है जो आपके साथ हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आशा जी, अगर आप इजाजत दें तो, कि परेल वाले घर में तो दीदी नहीं है, लता जी नहीं है, और प्रभु कुंज में तो लता जी का कमरा आपके बगल वाला कमरा था और दरवाजा खुला हुआ रहता था और आप लोगों की गुफ्तगू होती थी, एक प्रेजेंस का तो सेंस था। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? माँ थी, चारों बहनें हम एक साथ थे, भाई भाभी सब भरा हुआ घर था, बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं काम कर रही थी, ये सब चल रहा था। फिर आप जानते हैं दुनिया एक जैसी नहीं रहती है। आदमी सुख बड़े शान से कहते हैं, लेकिन दुख नहीं कहना बहुत अच्छा होता है। उस घर में मैं बहुत अच्छा रह रही थी। मेरे 2 पोता पोती और उसके माँ बाप, छोटा लड़का आनंद और अनुजा, हम सब आनंद से रह रहे थे। लेकिन कुछ घर का काम निकाला, आजकल करते हैं ना, कभी ये करो वो करो, बाहर से लकड़ी लगा के मकान बंद करते वगैरह वगैरह। उसमें मैंने दूसरे मकान में बच्चों को शिफ्ट किया, क्योंकि बच्चे छोटे थे, मट्टी मुंह में जाएगी, बीमार पड़ेंगे, तो बच्चों को शिफ्ट किया माँ बाप। और मेरे अपनी बेटी के साथ रह रही थी जी, वर्षा के साथ। वर्षा बहुत अच्छी राइटर थी, आपको मालूम? मुझे मालूम है, जर्नलिस्ट थी जी। गाना बहुत अच्छा गाती थी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में उनके लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हैं। जी। फिर कहर टूट पड़ा जी, वो चली गई। जब चली गई तो मैं अकेली रह गई उस घर में, क्योंकि बच्चों का घर वो तैयार था, वहाँ वो रह रहे थे जी। फिर इतनी बुरी घटना के बाद वहाँ बच्चों को लाना भी मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं कासा ग्रांडे में रहती हूँ, आती जाती रहती हूँ जी। यहाँ पर भी मेरी यादें हैं जी, जो मेरे को बहुत सुख में होती हूँ, थोड़ी देर दुख में आती हूँ जी, फिर उस दुख को भुलाने के लिए फिर सुख में चली जा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जो अपनी है, मैं किसी के सामने अपना दुख नहीं कहती हूँ, अपने आंसू नहीं दिखाती। आंसू दिखाना कायर का काम होता है, और मैं बहुत दिलेर औरत हूँ। आंसू अपने आप अंदर ही पी जाना सबसे बड़ी बात होती है जी। आशा जी, आपको बहुत दिल करे रोने को, चिल्लाने को, शावर चलाइए जोर से जी, और चिल्ला लीजिए जितना चिल्लाना है। बाहर आते समय मुंह धो के साफ सुथरे होके बाहर आइए, किसी को पता भी नहीं लगे कि आपके लाइफ में कभी कुछ दुख था भी। वाह आशा जी, बात लता जी की हुई है, तो क्या हम जहां आ रहा फिल्म का गीत जिसमें आप दोनों बहनों ने बहुत खूब गाया है, इस गाने में क्या है मैं बताती हूँ विजय जी। एक गाना होता है कि हीरोइन गा रही है बड़ी दुख में और एक डांसर गा रही है बड़ी सुख में जी। ऐसे गाने मुझे बहुत मिले जी। एक गाना बराबरी का मिला,
मन क्यों बहका री बहका आधी जी, रात को, जी, या छाप तिलक मुँह से छीना रे जी, तूने नैना मिला के, जी, या सखेरी सुन पपीहा बोले उस जी, पार, जी, या ये बरखा बहार हाँ, सौतनिया के द्वार न जा जी, मोरे जी। सांवरे पिया। मतलब ऐसे ऐसे गाने जो थे बराबरी से गाने को मिले जी थे। हाँ, जी हाँ, और ये गाने में ऐसा होता था कि दीदी सैड गा रही है और मैं डांस का गा रही हूँ। तो ऐसे गाने बहुत होते थे कि हीरोइन रो रही है और हीरो दूसरी के साथ बैठा है। आशा जी, आपकी गायकी का अगर हम जिक्र करें और उमराव जान की बात न करें, उस पड़ाव पे न ठहरें, तो ये बात कुछ समझ में आती नहीं है। तो हम यहाँ पे ठहरेंगे इस उमराव जान पे। पहली बार आपको पूरी इज्जत के साथ क्रिटिक्स ने देखा, कह दिया कि ये गायकी लता मंगेशकर से भी बड़ी गायकी है। ये नहीं मुझे पता, क्योंकि वो गाती तो शायद मेरे से भी अच्छा गा सकती थी, लेकिन वो मेरे पास आया। ये पहली पिक्चर मिली थी जयदेव जी को, जी, और जयदेव जी ने मुझसे कहा था कि एक गाना है तुम्हारा। तो मैंने बोला कौन सी पिक्चर है? तो उन्होंने कहा कि कोई उमराव जान पिक्चर बन रही है और आपका एक गाना है, तो परसों गाना करेंगे। फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मेरे पास एक किताब आई जी, जो उमराव जान की लिखी, मतलब उसकी लाइफ की। मैंने पूरी किताब पढ़ी। फिर उनके जो डायरेक्टर जफर अली, बड़े हैंडसम आदमी, जी, बड़े लंबे आदमी, और जबान का क्या कहना, लखनवी जबान की तो बात ही अलग है। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको मैंने किताब दी है, अभी आपको गाने गाने हैं। जी, देखिए तकदीर की बात है कि एक गाना गवाने वाले थे मुझसे और वो पूरी पिक्चर मेरे पास आ गई। जी, इसी को मैं कहती हूँ भगवान की लीला। जी, तो वो गाने आए। फिर हमारे खयाम साहब, वैसे उन्होंने मेरे से गवाया, क्योंकि एक औरत की एक ही आवाज रहनी चाहिए, एक ही सुर रहना चाहिए, ये मन में पकड़ के। हो सकता है उनको भी लालच हुआ होगा कि लता मंगेशकर से गवाऊं, जी, दीदी से गाने का लालच हुआ होगा, हर म्यूजिक डायरेक्टर को होता था वो। लेकिन पता नहीं, शायद उनको ये लगा होगा कि नहीं आशा अच्छा गाएगी। जी, जी, इंसान का मन मैं कभी भी नहीं पकड़ सकती हूँ, वेरी अनप्रेडिक्टेबल, अनरिलायबल। तो मैं इसलिए कभी भी विश्वास किसी पे नहीं करती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने मुझे गवाया, बड़े प्यार से गवाया, जी। गुस्सा होके भी गवाया लेकिन पिक्चर बड़ी अच्छी बनी और उसमें बड़े शेर थे, और शहरी यार करके जो राइटर थे, जी, बहुत ही सुंदर उन्होंने गाने लिखे पिक्चर के हिसाब से, और मेरे घर पे भी आए थे बहुत अच्छे लोग। तो अभी याद आती है सबकी, मैं याद करती हूँ जो जो लोग मिले, जो उनके साथ टाइम बिताया, जिनके साथ बातें की, सबकी याद आती है। अब तो खैर शहरयार साहब गुजर गए, जी हाँ, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो न पाया हमने इस बहाने से, मगर देख ली दुनिया हमने, दुनिया। तुझको रुसवा न किया, खुद भी पशीमा न हुए, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया। इस पिक्चर में जब विजय जी गाना आया, जी, एक गाना तो गाया मैंने, दिल चीज क्या है, जी, उसके बाद दूसरा गाना आया, तो तीसरा गाना आया, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ओ, हदे निगाहत गुबारी। क्या बात। तो मैंने उनसे कहा कि इस गाने का सुर जरा ऊंचा कीजिए। जी, तो उन्होंने कहा नहीं करूँगा। खयाम साहब बड़े गुस्से ले हैं, नहीं करूँगा। मैंने कहा खयाम साहब ये थोड़ा नीचे लग रहा है, मेरे को थोड़ा ऊंचा कीजिए। नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं, मुझे चाहिए कि एक सिंगर की आवाज़ और उसका जो बात करने का स्टाइल है, रेखा का, जी, लो में बात कर रही है, तो मुझे ऐसे आवाज़ का भी वो एक ही वो रखना है। मैं बड़े गुस्से में मैंने गाना गाया था वो। मैं कहा सुनते नहीं, बात ऐसे करते वैसे करते, क्योंकि मैं उनको 47 से जानती हूँ। जी, तो पहले से जानने की वजह से हम लोगों में झगड़ा भी होता था, कभी मैं कुछ बोल देती थी, कभी वो बोल देते थे, गुस्से वाले वैसे वो। जी, जी, क्या बात है आशा जी, कैसे कैसे राज खोल रही हैं आप, और हम संगीत के जो प्रशंसक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी तो आज चांदी हो गई है। मजूर अंकल तो मेरे मतलब सगे थे बिल्कुल, जी, जैसे कोई अपना खून का कोई रिश्ता होता है, ऐसे थे मेरे। बेगम उनकी, जी, बेगम से मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया, बेगम से काफ़ी खाना सीखा मैंने और वो लखनवी खाना उनसे किसी को नहीं आता है जो मुझे आता है। तो और गाना मंजूर साहब जो लिखते थे, कितनी आसान बात है, जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, जी, जब उठोगे मेरी बेताब निगाहों की तरह, रोक लेगी कोई डाली मेरी बाहों की तरह। हाँ, अच्छा, अब कितना आसान है, जी, हाँ, कितना आसान है, लेकिन कितने खूबसूरती से बोल जी, कहे हाँ, हैं। जी, जी, तो उनका मुझे यही अच्छा लगता था कि इतना आसानी से कुछ कह जाते थे। जी, जी, आसान, कोई उर्दू का बहुत पंडिताएं जैसा वर्ड डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आसान और समझ जो आए, हमारे जैसे लोग जो उर्दू के
हम मराठी लोग हैं जी। हमारी समझ जो गाना आ जाए वो बड़ी बात। आशा जी, आरडी से आपकी मुलाकात किसने करवाई थी पहले पहल? नहीं, वो मुझे मिलने आया था जी पिक्चर चल रही थी अरमान जी। फेमस तारदेव में गाना चल रहा था और हाँ, लहरों में झूलूं तारों को छू लूं लहरों, ये गाना चल रहा था जी और एक क्या होता है जिसकी कद कम होता है ना तो हमेशा छोटा ही लगता है आदमी जी। तो उसका कद मेरा ख्याल है मेरे से ऊंचा नहीं था तो उस वक्त और भी छोटे थे, मैट्रिक फेल होके आए थे मैट्रिक फेल होके आए थे और उनको आशा भोसले को मिलना था तो पिताजी उनको लेके आए और कहा देखो ये सिंगर है और मैं क्या उम्र छोटी लेकिन बच्चे होने से और मोटी होने से मैं बहुत बड़ी दिखती थी जी। तो मेरे सामने बड़े छोटे से आके उन्होंने पैरों को हाथ लगाया दुनिया देखिए मजे लाइफ के क्या होते हैं और कहा मुझे ऑटोग्राफ दीजिए जी। मैं आपका फैन हूँ। मैंने कहा आपने कहा मुझे सुना? बोले कलकत्ते में मैं रिकॉर्ड सुनता हूँ और आपके पिताजी के आपने जो गाने गाए हैं क्लासिकल वैसा को तो कोई नहीं गा सकता है जी। और मैं आपका फैन हूँ। कहा अच्छा। फिर वो वापस गए, वापस स्कूल ने भेज दिया पढ़ाई में ठीक नहीं है, वापस आ गए और पिताजी के असिस्टेंट बने। फिर जैसे वो 9, 2, 11 वगैरह पिक्चर चली थी तब वो असिस्टेंट बन के वहाँ काम करते थे और मजोरी बासु मारुति ये सब लोग काम करते थे और हम लोग वहाँ बैठे रहते थे क्योंकि सारी पिक्चर मैं गा रही थी। देव आनंद आते थे, विजय आनंद गोल्डी, चेतन साहब सब आके बैठते थे, बातें होती थी कौन सा गाना अच्छा है, कौन सा ट्यून। और SD बर्मन साहब बड़े बूढ़े आदमी थे, बहुत अच्छा गाते थे। तो जब वो गाते थे और जब पंचम गाता बनते तू मत गा दादा को गाने दे, ऐसा होता ऐसा होता था। लेकिन पंचम उनके गाने बनाता था काफी बाप के साथ, बाप का ही माल ऐसे बोलते हैं ना वैसे वो गाने बनते थे वो भी अपना कुछ लेता था, दादा भी उससे कुछ लेते थे। सर जो है चक्रा है ये पहला गाना उसने पूरा लिया था पिताजी ने जी। ऐसे उनका दोनों का आपस में हमें पता लग जाता था किसने क्या बनाया है। और बस वैसे ही करते 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 तीसरी मंजिल में मेरे घर में आके कहा पूंजी पंचम ने कि क्या आप मेरा गाना गाएंगी? मैं तो नया म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा मेरा क्या, मैं गाना ही गाती हूँ, प्लेबैक सिंगर हूँ, तुम नए हो चाहे पुराने हो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, गाना सुनाओ जी। आशा जी, उस जमाने में जो एक नया अंदाज शुरू किया था पंचम ने, तो आपको उन पे विश्वास था कि पंचम ये कमाल दिखाएंगे जो आज का जमाना देख रहा है? पंचम को मैं बहुत पुराने उसके गाने जानती हूँ, जैसे आपको शायद याद भी नहीं होगा, बैठे हैं क्या उसके पास ला 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 ला, याद है आपको गाना? सुना है कभी। तो डबल आवाज करना, रिदम अलग बनाना, टिंग टंग टंग टिंग टंग टंग करना, ये सब पंचम की बातें। पिताजी के नाम पे भी जाती थी और पिताजी के नाम से पिक्चर है तलाश, लेकिन पंचम गाने बनाता जी हाँ जी। तो मैं उसकी कैलिबर जानती थी कि ये लड़का गाना अच्छे बनाता है और मॉडर्न बनाता है और ये बहुत आगे की सोचता है। तो तलाश का जो गीत है कर ले प्यार कर ले, वो क्या पंचम का बिल्कुल। बाप रे, उसको कोई गा भी नहीं सकता। उस गीत को तो हम बजाएंगे आशा जी इस वक्त अभी। हाय प्रिंस, अकेले बैठे हो? हाँ। शादी नहीं की? इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया और शादी भी नहीं की। वाह, ये करने में मेरी जान निकल गई थी। देखिए कैसा जादू यहाँ पे चल रहा है। आशा जी आई हुई हैं और कैसे कैसे राज खोल रही हैं, कैसी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। आशा जी, आप भूलती नहीं है क्या? शायद आप नहीं होते तो मैंने ये बातें नहीं करती। ओह आशा जी, मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ आपसे जो इस इंटरव्यू को और ज्यादा कंटेम्पररी कर देगा या बहुत भयानक बना देगा। देखिए, किसी भी गाने के बजने पे जो रॉयल्टी जनरेट होती है उसका हमारे देश में फेयर शेयर नहीं, तो आप क्या कहेंगे? फिल्म लाइन में जी सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी के ऊपर हुआ है जी तो वो प्लेबैक सिंगर पे जी, जिनके गानों से पिक्चर सिल्वर जुबिली होती थी, जिनके गानों के वजह से लोग दोबारा पिक्चर देखने जाते थे। जमाना समझा कि हम पी के आए, लोग सिर्फ गाना देख के बाहर निकल जाते थे। सच है। उनको ना रॉयल्टी मिली ना पैसा ठीक से मिला। 500 देना भी रोते थे, 1000 मिलना तो बात अलग थी। उस वक्त पैसा नहीं मिलता था आर्टिस्ट को,
जाने आने का खर्चा नहीं मिलता था जी। ना, गाने का पैसा दिया किसी ने तो दिया, नहीं दिया तो कल देते, बोला तो कल कभी आया ही नहीं। सिर्फ नॉन फिल्मी गाने रॉयल्टी हमें मिलती थी, वो इतनी कम में मिलती थी जी। कि जिसका कोई हद ही नहीं, कि साल में ₹1,00,000 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई जी। तो समझ लीजिए कि वो रॉयल्टी नहीं मिली कभी। फिल्म की रॉयल्टी तो वैसे ही प्रोड्यूसर ले लेते जी। तो हमारा कोई सवाल नहीं था, ना राइटर का, ना हमारा, जी। ना सिंगर, किसी का भी नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर लेते थे, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, ओपिनियर वगैरह रॉयल्टी लेते थे, बाकी लोग नहीं लेते थे। शायद नौशाद साहब लेते जी। तो रॉयल्टी किसी को नहीं मिली। और जो मुख्य चीज है राइटर को कभी नहीं मिली रॉयल्टी। असल में राइटर का गाना अच्छा नहीं हो तो गाना चलेगा कैसे जी। तो पहले तो बोल अच्छे होने चाहिए, तो उसको कभी नहीं मिली। गाने वालों की अपनी मेहनत उनको नहीं मिली। यहाँ तक कि हमें कहा था कि रेडियो पे जब गाना बजता है तो हमारी रॉयल्टी होती है जी। जितनी बार गाना बजेगा उसका कुछ 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, रुपया, जो भी जी। इतने हजारों गाने बजे हमारे, हमें आज तक 1 पैसा नहीं मिला। अगर कोई जिंदा है आज सिंगर, वो प्रोग्राम करके जिंदा है जी। प्रोग्राम में गाने गा के आज के आर्टिस्ट जी रहे हैं, कल के आर्टिस्ट भी जीते हैं, आज के आर्टिस्ट प्रोग्राम पे जीते, रॉयल्टी पे नहीं। किसी को रॉयल्टी नहीं मिली। रॉयल्टी का ये जो झगड़ा है ये काफी सालों से चल रहा है। जब से मैं आई हूँ लाइन में तब से मैं सुन रही हूँ। हमारी दीदी ने बड़ी कोशिश की। जी हाँ, जी हाँ। हमारी दीदी ने ये भी किया, जिसकी बड़ी बात है, पहले हमारा नाम रिकॉर्ड पे नहीं होता था। हाँ जी। जिसने काम किया उसका होता था। जी हाँ। तो उसने कहा कि रिकॉर्ड पे हमारा नाम डालिए जी। फिर उसने कहा कि स्क्रीन पे प्लेबैक सिंगर का नाम डालिए जी। हमें रॉयल्टी चाहिए। लेकिन फिर दूसरे आर्टिस्ट बीच में आए जिन्होंने रॉयल्टी का मामला नहीं चलने दिया। जी हाँ। पर घबरा जाते थे जी। कि हमें काम नहीं मिलेगा, ये सोच के उन लोगों ने किया। उनमें अगर कॉन्फिडेंस होता लता मंगेशकर जैसा जी। तो सबको रॉयल्टी मिलती। बिल्कुल सही है। हाँ, तो वो खत्म हो गई। लेकिन एक लता मंगेशकर ऐसी चीज है जिसने आर्टिस्टों को ऐसे जमीन से ना आकाश पे बिठा दिया। सच कह रही है आशा जी। कोई भी ऐसी भाषा मुझे नहीं मालूम जिस भाषा में आपने गायन न किया हो। आपको कोई भाषा ऐसी पता है जिसमें आपने गायन न किया है? और कैसे कर लेती हैं इतनी आसानी के साथ? ये क्या है हुनर? मराठी जी, हिंदी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, राजस्थानी, भोजपुरी भी, भोजपुरी, अवधी, सब भाषा में गाने गाए। स्पेनिश तो बहुत ही मेरा चला। स्पेनिश में मैंने वहाँ जाके, लोग हमेशा एक अस्थाई गा के निकल जाते हैं, मैंने अंतरे लिए थे। जैसा अपना राष्ट्रगीत था वैसा उनका वो गाना है कि हर एक को मालूम है जी। जब उसके अंतरे मैंने गाए तो उठ खड़े हो गए थे सिर्फ स्पेनिश लोग। एक तो कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले रॉबी विलियम्स के साथ आपने कोलैबोरेट किया था अपनी आवाज, और मैंने लिरिक्स लिखे थे, अगर आपको याद हो जी। माइकल स्ट्राइप के साथ गाया, बॉय जॉर्ज के साथ गाया, क्रोनोस क्वार्टेट उन लोगों के साथ गाया अमेरिका में, और बड़ा मजा आता था। हमारे लंदन में शो था क्रोनोस क्वार्टेट जी, तो सारे इंग्लिश लोग आए क्योंकि क्रोनोस तो अमेरिकन तो जी लोग सुनते हैं उनके साथ। मेरे लड़के ने कहा अभी तुमको बाहर जाके बात करनी है। मैंने कहा बाहर तो सारे अंग्रेज बैठे हैं जी। तो बोले तुम्हें अंग्रेजी में बोलना है। मैंने कहा स्टेज पे जाके अंग्रेजी में बोलना है? तो बोले हाँ बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो कहा क्या जाओ। मेरा कुछ नहीं, और चला गया। बहुत दुष्ट है मेरा बेटा, चला गया। सुनने वालों, ये वक्त दोबारा नहीं आने वाला है। मैंने सोचा, मैंने कहा आशा इतने दिनों का जो अनुभव है, हाँ। जिन जिन लोगों को सुना है उनकी नकल मारनी बहुत जरूरी है। पर इंग्लिश में बोल के जी बोला और लोग खुश भी हो गए। आशा जी, I don't know English. जी, I want to convey my message to you. How? Like this, you know. So I convey my message to them, and they were very happy. जी. Clapping so many time clap. They want once more कैसे देते मालूम आपको? वो ऐसे करते रहते हैं। जी. ऐसा करते रहेंगे तो आपको वंस मोर मिल रहा है, तो आपको जाना ही पड़ेगा। पूरा हाल। और सब फ्रेंच थे लिल में जी। एक मतलब 1 या 2 आदमी हम मेरे नाम से जो थे आए थे, अच्छा ही कर रहे थे। लेकिन वो लोग जो बैठे थे पूरे ब्लैक सूट में, ब्लैक बो पहना हुआ, औरतों ने ब्लैक कपड़े पहने, और सारा प्रोग्राम उन्होंने सुना, वंस मोर दिए गानों को जी जी, गानों को वंस मोर। उसके बाद जाने नहीं दे रहे थे। इतना सुंदर, मतलब उन्होंने पसंद किया शो। तो अच्छा लगता है जब फॉरेनर्स हमारे गाने पसंद करते हैं, हमारा स्टाइल पसंद जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और हमें बहुत नाज होता है। आशा जी, आपको पता हो कि ना पता हो, मगर हमें पता है कि बहुत सारे देश के लोग हिंदुस्तान को इसीलिए भी पहचानते हैं क्योंकि यहाँ पे मेलोडी क्वीन है आशा भोसले जी। आशा जी, आपके 73 वर्षीय करियर को 2 घंटे में
3 घंटे में मैं क्या, कोई भी रेडियो जॉकी नहीं समेट सकता है। अब क्या करें, वक्त भी एक चीज है और हमें वक्त के साथ चलना पड़ता है। आशा जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाई और हमारा जो FM गोल्ड स्टूडियो है वो और खरा सोना बनने जा रहा है इस इंटरव्यू के साथ। तो इस स्टूडियो में जो आई हूँ मैं जी, ये मेरा जीवन का पहला जो प्रोग्राम हुआ था वो इसी स्टूडियो में हुआ था और उस वक्त से लेके इसी आकाशवाणी ने हमारे गाने सारी दुनिया को सुनाए हैं और आज मैं इस वक्त इस उम्र में फिर यहाँ खड़ी हूँ, बैठी हूँ, बात कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और शायद उस वक्त के लोग यहाँ है नहीं कोई भी जी, सब नए लोग हैं, लेकिन मैं पुरानी हूँ। मैं इस दीवारों को जानती हूँ जी, मैं इस लाइट को जानती हूँ, इस घड़ी को भी जानती हूँ जी जी, और किस तरह कांप कांप के हम गाने गाते थे उस वक्त वो भी याद है। जी बिल्कुल। तो ये मेरा घर है जी, आकाशवाणी मीन्स ये आकाशवाणी मेरे लिए है। वाह, उसी ने बताया कि तू सिंगर है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की बातचीत विजय अकेला के साथ। निर्मिती सहायक सुरभि गुप्ता। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। समझ में ना आए बहुत शुक्रिया।